अच्छा जी। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है सर्विस कास्टिंग। सर्विस कास्टिंग का जो चैप्टर है ये आपके एफडी के MA2 के सिलेबस का भी हिस्सा है और F2 के सिलेबस का भी हिस्सा है। सर्विस कास्टिंग का जो चैप्टर है ये रिलेटिवली इजी है। ठीक है, इसमें कोई ऐसे कोई टेक्निकलिटी नहीं है और सिंपल है। दो टॉपिक्स है इसमें टोटल, एक थ्योरी का टॉपिक है और एक हमारे पास न्यूमेरिक टॉपिक है। सर्विस कास्टिंग टेक्निक जो है ये कॉस्टिंग के लिए यानी कॉस्ट फाइंड करने के लिए कौन से इदारों में इस्तेमाल किए जाते हैं? वो इदारे जो सर्विस सेक्टर में ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो इदारे जो सर्विसेज दे रहे होते हैं। अब वो कौन से इदारे हैं जो सर्विसेज दे रहे होते हैं, उनके ऊपर हमारे पास थ्योरी का टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। वो इदारे जो सर्विस सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, उन इदारों के अंदर कौन कौन सी खुसूसियात हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। मतलब आप किसी इदारे में एंटर होते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इदारा सर्विस सेक्टर में है या नहीं? आप उस इदारे के अंदर इनमें से कुछ पॉइंट्स देखोगे, अगर इनमें से कोई पॉइंट्स नजर आए तो इसका मतलब कि वो इदारा सर्विस सेक्टर में ही ऑपरेट करेगा। और फिर उस इदारे के अंदर आप क्या करोगे? सर्विस कास्टिंग अप्लाई करोगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो पॉइंट है ये हमारे पास है इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मतलब क्या है? इंटेंजिबिलिटी का मतलब यह है कि वो इदारे जो सर्विस सेक्टर में फॉल करते हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है, वो आपसे जिस चीज के बदले फी लेते हैं, वो आपसे जिस चीज के बदले आपसे पेमेंट लेते हैं, जो चीज वो आपको दे रहे होते हैं पेमेंट के बदले, उस चीज को आप टच नहीं कर सकते। तो मिसाल के तौर पे जो डॉक्टर होता है वो आपके ऊपर अपनी जो ट्रीटमेंट है वो बेच रहा हो, आप उसकी ट्रीटमेंट को नहीं टच कर सकते। आप डॉक्टर को टच करते हैं, उसके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उस्तरा वगैरह, जो कैंची वगैरह, ये इन चीजों को टच कर सके, लेकिन डॉक्टर आपकी जो ट्रीटमेंट करे आप उस ट्रीटमेंट को नहीं टच कर सकते। इसी तरह से कोई बार्बर शॉप है, वो आपकी हेयर ड्रेसिंग, हेयर कटिंग कर रहा है, तो आप उसके बंदे को टच कर सकते हैं, उसके इक्विपमेंट्स को टच कर सकते हैं। आप उसके सर्विसेज को, वो जो आपको सर्व कर रहा है, आप उसको नहीं टच कर सकते। एक होटल है, रेस्टोरेंट है, वो आपके ऊपर अपना एनवायरमेंट बेच रहा होता है, वो आपके ऊपर अपना टेस्ट बेच रहा होता है। तो आप वहां के बंदों को टच कर सकते हैं, जो फर्नीचर्स है उनको टच कर सकते हैं, जो खाने की प्लेट सामने पड़ी उसको टच कर सकते हैं, लेकिन आप टेस्ट को नहीं टच कर सकते। तो वो आपसे टेस्ट के बदले पैसे लेते हैं। PIA या कोई भी इस तरह से एयरलाइन सर्विसेज है, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो आप उन इक्विपमेंट्स को तो टच कर सकते हैं जो सर्विस के दौरान इस्तेमाल हो, लेकिन जो सर्विस आपको दी जा रही है आप उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनटेंजिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो इनका प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली नॉन टचेबल होता है, आप उसको टच नहीं कर सकते। पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी का मतलब क्या है? देखें, अगर आप कोई टेंजिबल आइटम खरीदते हैं, मिसाल के तौर आपने एक बल पॉइंट पेन खरीदा, तो जब वो आप फुली इस्तेमाल कर भी लोगे ना, जब वो बिल्कुल खाली हो जाएगा तब भी वो नजर आएगा, आप उसको टच कर सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं। लेकिन सर्विसेज जब एक दफा कंज्यूम हो जाती है तो उनका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। मतलब वो जो सर्विस है वो अब नजर नहीं आता, अब आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको फील नहीं कर सकते। वो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, वो गायब हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो हमेशा के लिए नजर नहीं आते, हमेशा के लिए वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहते। हेट्रोजिनिटी। हेट्रोजिनिटी का मतलब क्या है? हेट्रोजिनिटी का मतलब ये है कि जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो एक दफा जिस शेप में, जिस शक्ल में बनाए जाते हैं, वो 100% उसी तरह दोबारा उसी शेप में बनाए जा सकते हैं। लेकिन सर्विसेज जब एक दफा बनाए जाते हैं, सर्विसेज जब एक दफा दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो दोबारा उसी शेप में, डिसिमिलैरिटी, वो उसी शेप में, डिसिमिलैरिटी, वो उसी शेप में दोबारा हरगिज नहीं दिए जा सकते। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे एक दफा किसी बंदे ने आपकी हेयर कटिंग कर दी, वो चाहे भी तो 100% दोबारा वैसी हेयर कटिंग नहीं कर सकता। बेशक 1% चेंज होगा, लेकिन चेंज जरूर होगा। ठीक है, लेकिन आपने जो बल पॉइंट पेन खरीदा है, जो मोबाइल फोन खरीदा है, उसके शक्ल का बल पॉइंट या मोबाइल फोन आपको दुनिया के किसी भी दूसरे कोने से सेम उसी शेप में दोबारा भी मिल सकता है। ठीक है, हेट्रोजेनिटी। तो जो सर्विस सेक्टर के इदारे होते हैं उनका प्रोडक्ट हर अगली दफा मुख्तलिफ होता है,
हर अगली दफा क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, आप प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं, आप सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते। आप किसी होटल के का जो टेस्ट है, उसकी जो एनवायरनमेंट है, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी बार्बर के जो सर्विसेज है, किसी डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट है, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि वो बाद में आपके काम आ जाएगा, नहीं। लेकिन जब आप टेंजिबल प्रोडक्ट खरीदते हैं, जब आप टेंजिबल प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं, बाद में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सिमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। सिमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का मतलब क्या है, ये वही पॉइंट है जो ऊपर मैंने बता दिया। याद रखें, आप टेंजिबल प्रोडक्ट किसी एक डेट को, तारीख को खरीद के किसी दूसरे तारीख को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज जिस तारीख पे दिए जाते हैं वो उसी तारीख पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सर्विसेज की जो डेट ऑफ प्रोडक्शन या डेट ऑफ डिलीवरी एंड डेट ऑफ कंजम्पशन ये सेम होती है, ये सेम टाइम पे प्रोड्यूस यानी डिलीवर एंड कंज्यूम किए जाते हैं। लेकिन जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन डेट डिफर कर सकती है। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास वो पॉइंट्स है जहां से हमें पता चलेगा कि जो इदारा है वो सर्विस सेक्टर में फॉल करता है या नहीं करता। अच्छा, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है, ये थ्योरी का छोटा सा इसमें एरिया था। न्यूमेरिक जो इसका है ना, इसमें एक कंसेप्ट है हमारे पास। वो किस चीज का कंसेप्ट है, वो है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट किसे कहते हैं, कंपोजिशन, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट किसे कहते हैं। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट जो है ये कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट्स। जब हम डिफरेंट कॉस्ट यूनिट्स को कंबाइन करते हैं ना, तो उसका जो कंबाइन है उसको कंपोजिट कॉस्ट यूनिट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक टेबल सा इसमें दो तीन चीजें बना के दे देता हूँ। लेट से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंडिविजुअल कॉस्ट यूनिट्स। ठीक है, और फिर यहां पर मैं दे देता हूं कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। तो मिसाल के तौर पे जो हमारे पास ये जो डिलीवरी वाले जो होते हैं, ये जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके आते जाते हैं, ठीक है, तो मिसाल के तौर पे उनके लिए जो टन है, ये अलहदा जो है एक यूनिट है, जो क्वांटिटी है बेसिकली टन की। ठीक है, और इसी तरह से किलोमीटर जो है ये अलहदा यूनिट है। लेकिन जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो इनको कहा जाता है टन किलोमीटर या किलोमीटर टन। इस एक यूनिट को अब क्या कहा जाता है, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट कहा जाता है। इसी तरह से मिसाल के तौर पे ये जो डाइवो बस या एयरलाइंस वाले जो होते हैं, इनके लिए पैसेंजर ये अलहदा यूनिट है। ठीक है, और माइल्स ये अलहदा यूनिट है। लेकिन जब इनको कंबाइन किया जाता है तो इनका कंबाइन क्या हो जाता है, पैसेंजर माइल या पर पैसेंजर पर माइल, बात एक ही है। तो अब ये जो पैसेंजर माइल है ये क्या है, ये कंपोजिट कॉस्ट यूनिट है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल यूनिट से मिलके बना है। ठीक हो गया। तो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट किसे कहते हैं, जब एक से ज्यादा यूनिट्स कंबाइन हो जाते हैं। अब जब हम सर्विस कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं तो सर्विस कॉस्टिंग के अंदर हम कंपोजिट यूनिट्स को जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कंपोजिट यूनिट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहां पर मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा। ठीक है, उस एग्जांपल से फिर मैं ये सारी चीजें जो है वो समझाना जो है वो सिखाऊंगा। मिसाल के तौर पे ट्रांसपोर्ट कंपनी, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो क्या कर रही है, वो जो है टन और किलोमीटर, मिसाल के तौर पे उसके डिफरेंट जर्नीज है, डिफरेंट जर्नीज है उसके। ठीक है,
वो डिफरेंट जर्नीज क्या है, जर्नी नंबर 1 जो है मिसाल के तौर पे उसमें उन्होंने क्या किया, मिसाल के तौर पे लेट से कोई 10 टन जो मटेरियल है उसको मिसाल के तौर पे लेट से कोई 50 किलोमीटर तक लेके गए, ठीक है। उसके बाद मिसाल के तौर पे दूसरी जर्नी जो थी उसमें 15 टन मटेरियल जो है लेट से उसको कोई एज्यूमिंग 120 किलोमीटर तक लेके गए हैं। उसके बाद एक और जर्नी थी, तीसरी जर्नी, उसमें जो है मिसाल के तौर पे लेट से कोई 20 टन का जो मटेरियल है उसको 80 किलोमीटर तक लेके गए हैं, ठीक है। फिर नीचे लिखा है कि टोटल कॉस्ट, इसमें ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं इंक्लूडिंग, मिसाल के तौर पे ड्राइवर की जो सैलरी है, ड्राइवर सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल एटसेट्रा, ठीक है। ये चलो रोड टैक्सेस भी मैं लिख देता हूं इसमें, रोड टैक्सेस वगैरह जो टूल टैक्सेस है एटसेट्रा, इन सारों को मिला के इन तीनों जर्नीज की टोटल कॉस्ट ऑफ दीज 3 जर्नीज, ऑफ दीज 3 जर्नीज, ये जो 3 जर्नीज थी इनकी जो कंबाइंड कॉस्ट थी वो कितनी आ गई, वो मिसाल के तौर पे आ गई है एज्यूमिंग 40,000, ठीक है। अब आपसे रिक्वायरमेंट में पूछा गया है कि आप क्या करें, आप जरा ये चीज फाइंड करें, रिक्वायरमेंट आप फाइंड करें, नंबर 1 कॉस्ट पर टन किलोमीटर, कॉस्ट पर टन किलोमीटर, कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर। तो ये जो टन किलोमीटर है ना, ये जो टन किलोमीटर है ये असल में क्या है, ये असल में कंपोजिट यूनिट है, ये असल में क्या है, ये असल में कंपोजिट यूनिट है, कंपोजिट यूनिट है बेसिकली, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट, another जर्नी इज प्लेन्ड, एक और जर्नी है वो इसने करनी है, इज प्लेन्ड, ठीक है। कंसिस्टिंग, उस जर्नी में क्या होगा, उस जर्नी में मिसाल के तौर पे 35 टन वजन जो है, 35 टन जो वजन है, टू बी कैरीड, टू बी कैरीड, इसको कहां तक लेके जाएगा, मिसाल के तौर पे इसको 17 किलोमीटर तक लेके जाया जाएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ दिस जर्नी कैलकुलेट करें, टोटल कॉस्ट ऑफ दिस जर्नी जो है वो कैलकुलेट करें, टोटल कॉस्ट ऑफ दिस जर्नी जो है वो कैलकुलेट करें, ठीक है। अच्छा जी, जिस तरह मैंने ऊपर बताया कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स है सबसे पहले उनको कैलकुलेट किया जाएगा, जो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स हैं सबसे पहले उनको कैलकुलेट किया जाएगा। तो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स क्या है, एक हमारे पास है टन, एक हमारे पास है किलोमीटर, और फिर यहां पर हो जाएंगे टन किलोमीटर, या ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। अच्छा जी, अब इसमें जो टन है वो हमारे पास कितने हैं, 10 टन का वजन था वो 50 किलोमीटर तक था, 15 टन का वजन था 120 किलोमीटर तक, और 20 टन का वजन था 80 किलोमीटर तक, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते जाएं और सामने लिखते जाएं, तो 10 टन का वजन 50 किलोमीटर तक ये 500 हो जाएगा, उसके बाद 15 टन 120 किलोमीटर तक ये 1800 हो जाएगा, उसके बाद 20 टन 80 किलोमीटर तक ये 1600 हो जाएगा। ये सारे आप प्लस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल टन्स किलोमीटर जो है वो कितने बनते हैं। टोटल टन्स किलोमीटर 1600 जमा 1800 और जमा 500, ये हो जाएगा 3900, 3900, और ये 3900 क्या कहलाया जाएगा, 3900 टन्स किलोमीटर्स, 3900 टन्स डॉट किलोमीटर्स, ये टोटल यूनिट्स आ गए हैं। अब जब हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट को यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट पर
टन किलोमीटर, या इसको इस तरह भी लिखा जाता है कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर। इसका मतलब एक ही है, या कॉस्ट पर कंपोजिट यूनिट, कॉस्ट पर कंपोजिट यूनिट, इन सारों का मतलब एक ही है, कंपोजिट यूनिट। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट को यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे। कॉस्ट कितनी है, वो मैंने 40,000 ली है, और यूनिट्स कितने आ गए, वो आ गए 3900। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 3900, 40,000 डिवाइड बाय 3900, ये 10.256 बन रहा है, 10.256 बन रहा है पर टन पर किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि जब ये इदारा 1 टन वजन को 1 किलोमीटर के फासले तक ले जाते हैं, 1 टन के वजन को जब 1 किलोमीटर तक लेके जाते हैं, तो उसके ऊपर इनका कितना खर्च आता है, 10,256 डॉलर जो है वो खर्चा इनका आता है। इसका सिंपल ये मतलब है। ठीक है जी, ये तो हो गया पहली रिक्वायरमेंट। पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट जो थी उसमें क्या था, उसमें था कि एक और जर्नी है जिसमें 35 टन 17 किलोमीटर तक लेके जाएंगे। ये रिक्वायरमेंट 1 था। रिक्वायरमेंट 2, अच्छा, जब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, टोटल कॉस्ट, तो हम क्या करते हैं, हम टोटल यूनिट्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं विद कॉस्ट पर यूनिट। ऐसा ही करते हैं। अब कॉस्ट पर यूनिट तो ऊपर हमारे पास आ चुका है $10.256, लेकिन टोटल यूनिट्स किधर है, टोटल यूनिट्स हम नीचे फाइंड कर लेंगे। अब देखें, अगेन हम कंपोजिट यूनिट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 35 टन वजन है और इसको 17 किलोमीटर तक लेके जाया जाएगा। तो 35 टन वजन जरब 17 किलोमीटर, तो ये टोटल कितने यूनिट्स बन जाएंगे, ये 595 टन किलोमीटर्स, यानी इतने यूनिट्स बन जाएंगे। तो अगर 1 टन किलोमीटर का रेट 10 पॉइंट समथिंग है, तो 595 टन किलोमीटर का रेट कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 10.256 कर लेंगे, 10.256, तो ये आ जाएगा 6,102, 6,102.32 यानी इस जर्नी की कॉस्ट कितनी आएगी, वो $6,102 आएगी। इस जर्नी की कॉस्ट कितनी आएगी, वो $6,102 आएगी। हमारा ये वाले जो चैप्टर था ये इतना ही था। इसमें ये दो ही टॉपिक्स हैं। एक हमारे पास ये थ्योरी का टॉपिक है, ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। एक हमारे पास कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का न्यूमेरिकल टॉपिक है। तो कॉस्ट पर यूनिट नहीं हम फाइंड करेंगे, बल्कि कॉस्ट पर कंपोजिट यूनिट फाइंड करेंगे। और कंपोजिट यूनिट पहले से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी यूनिट्स आपको दिए हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पर दो किस्म के यूनिट्स है, एक है टन और एक है किलोमीटर। इनकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे टोटल कंपोजिट यूनिट्स फाइंड किए जाएंगे। जो मल्टीप्लाइड फिगर्स हैं उनको फिर सम करेंगे, तो हमारे पास टोटल कंपोजिट यूनिट्स जो है वो आ जाएंगे। ये चैप्टर इतना ही था, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट एक आध बात है, वो जरा मैं बताना चाहता हूँ। वो क्या है, वो ये है, मिसाल के तौर पे, क्योंकि इस तरह के सवालात आजकल बड़े कॉमन हैं, ये अभी मैं बताने लगा हूँ, इस तरह के सवालात जो है वो आजकल बड़े कॉमन है, जो कि पेपर में आते रहते हैं। वो क्या है, वो ये है, आपको कहा गया है कि मिसाल के तौर पे एक होटल है, ठीक है, एक होटल है। अब होटल के अंदर रूम्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो कॉस्ट यूनिट होगा वो क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ रूम्स एंड नंबर ऑफ नाइट्स। ठीक है, कितने कमरे कितनी रातों के लिए बुक हुए थे। ठीक है, तो कितने कमरे ये अलहदा यूनिट है और कितनी रातें ये अलहदा यूनिट है। कोई एक आध जो है वो कस्टमर ऐसा होगा जो कि एक कमरे को लेट से 2 दिनों के लिए बुक करता है, एक आध बंदा होगा जो एक कमरे को 7 दिनों के लिए बुक करता है। ठीक है, तो डिफरेंट हो गए इस तरह से। ठीक हो गया। अब होटल के अंदर जो है, मिसाल के तौर पे
होटल जो है वो अपनी कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेगा, ठीक है। इस तरह के जो सवालात है ना ये बड़े कॉमन है, ठीक है। अब देखें डेटा कुछ इस तरह से दिया होता है। पहला, नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल, ठीक है। एक तो इस तरह से डेटा दिया होता है और एक इस तरह से कि नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड, इस तरह का डेटा जो है वो दिया होता है। तो इसमें से किस चीज के लिहाज से वो अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करें। मिसाल के नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल जो है वो लेट से है एज्यूमिंग जो नंबर ऑफ रूम्स और नाइट्स, नंबर ऑफ रूम नाइट्स अवेलेबल जो है वो लेट से कोई 2000 है, मतलब नंबर ऑफ रूम्स और नंबर ऑफ नाइट्स को मल्टीप्लाई करके 2000 के। इसी तरह से नंबर ऑफ रूम्स नाइट्स ऑक्युपाइड जो है अवेलेबल का, लेट से आपके पास 10 कमरे अवेलेबल है, लेकिन जरूरी नहीं कि 10 के 10 कमरों में लोग रह भी चुके हों, ठीक है। लेट से उसमें सिर्फ 7 कमरों में लोग रह के गए हों। तो मिसाल के तौर पे ये लेट से है कोई एज्यूमिंग 1720 मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो फिर कॉस्ट जो है वो 2000 पे डिवाइड की जाएगी या 1720 पे। कॉस्ट जो है ऑक्युपाइड के ऊपर डिवाइड की जाएगी, क्योंकि ऑक्युपाइड का मतलब यह है कि आपका रिसोर्स इस्तेमाल हुआ। अगर आपका कोई रिसोर्स इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो उसके अगेंस्ट तो कॉस्ट आती ही नहीं है। आपके पास 5000 कमरे अवेलेबल है लेकिन उसमें सिर्फ एक कमरे में बंदा रह के गया है, तो सिर्फ एक ही कमरे का एसी चला होगा, सिर्फ उसी कमरे का पंखा चला होगा, सिर्फ उसी कमरे का बल्ब चला होगा, सिर्फ उसी कमरे के अंदर टीवी ऑन हुआ होगा, सिर्फ उसी कमरे की रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए, 5000 कमरों की रिसोर्सेज नहीं इस्तेमाल हुए होंगे। तो कॉस्ट तो सिर्फ उस एक कमरे के अगेंस्ट आई होगी जो ऑक्युपाई हो चुका है। बात समझ आ गई। तो जहां पर इस तरह का आ जाता है ना कोई जुमला कि जिसमें पता चल रहा है कि यार रिसोर्स तो अभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो उस यूनिट के अगेंस्ट कॉस्ट कैलकुलेट नहीं की जाती। हाँ, जहां पर रिसोर्स इस्तेमाल हो जाता है उस यूनिट के अगेंस्ट जो है फिर कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। तो अगर मिसाल के तौर पे इस वाले पॉइंट में हमारे पास टोटल कॉस्ट थी लेट्स से एज्यूमिंग कोई 50,000, तो उस 50,000 को हम 2000 यानी अवेलेबल रूम्स के ऊपर ना डिवाइड करते बल्कि ऑक्यूपाइड रूम्स के ऊपर डिवाइड करें, क्योंकि जो रिसोर्स इस्तेमाल हुआ है कॉस्ट सिर्फ उसी रिसोर्स के अगेंस्ट लगी होगी।